तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट को क्या माना जाता है, लाइट को पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में माना जाता है, ठीक है ना। जिन पैकेट्स को अपन क्या कहते हैं, फोटोन के रूप में कहते हैं, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में अपन सबसे पहले एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देख फर्स्ट टाइप ऑफ एमिशन क्या है बेटा, थर्मानिक एमिशन, ठीक है ना। फिर अपन धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में आएंगे, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले थर्मानिक एमिशन, थर्मानिक एमिशन क्या है। अब मान ले कि अब क्या होता है बेटा, आपको पता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, सही है ना। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जिस शेल में होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और ये वहां पे बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक मिनट है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में। अब आउटर मोस्ट शेल में होने के कारण, ठीक है, एक मिनट इसको म्यूट कर देते हैं। हाँ, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा लूजली क्या होते हैं बेटा, बाउंड होते हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और जिस एनर्जी को कहते हैं अपन वर्क फंक्शन। चल इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, वर्क फंक्शन। पहले तो अपन देख लेते हैं टाइप ऑफ एमिशन। अब एमिशन क्या हुआ ये तो तेरे को पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, कि मेटल के सरफेस से, मान ले बेटा ये मेटल का सरफेस है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने वाला जो फेनोमेनन होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन बेटा चार टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एमिशन अपन यहाँ पे चार टाइप के पढ़ते हैं। पहला वाला होगा थर्मायनिक एमिशन, ठीक है ना। पहला वाला क्या है बेटा, थर्मायनिक एमिशन। थर्मायनिक एमिशन का मतलब क्या है कि आपने क्या हुआ बेटा, आपने किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड की, ठीक है ना। हीट प्रोवाइड किया, आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मान ले आपने इस मेटल के नीचे में एक मोमबत्ती लगा दी तो इससे हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम कैंडल टू दिस मेटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। फिर अपन वर्क फंक्शन के बारे में मैंने अभी बताया, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि वो बाहर निकल पाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट बेटा, तो थर्मानिक एमिशन का मतलब क्या है। थर्मानिक एमिशन होगा कि किसी भी मेटल को अगर आप हीट करते हो उसके कारण इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और वो जंप कर गया, बाहर निकल गया, उसको अब हम बोलते हैं थर्मानिक एमिशन। फिर नेक्स्ट आता है बेटा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि आपने किसी भी मेटल को या आपने किसी भी दो मेटल में क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ मेटल सरफेस। तो मान ले एक मेटल सरफेस है और आपने उसके दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा Q इंटू वी, है ना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पे अपना ज्यादा ध्यान है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होगा, है ना, जैसे कि अपन बोल रहे थे डुअल नेचर में लाइट को क्या क्या माना जाता है बेटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, जिन पैकेट्स को अपन कहते हैं फोटोन, है ना। लाइट को आप ऐसे मान सकते हो कि ये छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में होते हैं और ये फोटॉन्स में एनर्जी होती है, कितनी होती है बेटा, h इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी बाई लैम्डा, जहाँ पे h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता है c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, v इज द वेवलेंथ ऑफ एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मान ले ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इसको अपन कहते हैं फोटो एमिशन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो एमिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये लाइट के मदद से हो रहा है। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, दिस फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो क्यों, क्योंकि ये लाइट के मदद से हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है,
मान ले कि तूने यहाँ पे हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को इससे बॉम्बार्डेड किया। अगर खूब स्पीड से आते हुए एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराएगा तो ये इसको किक कर देगा बाहर की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ ये आना चाहिए कि कितने प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के कितने सारे प्रोसेस हो सकते हैं बेटा, 4 हो सकते हैं। थर्मानिक एमिशन, हीट दे दिया। फील्ड एमिशन क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। 10⁸ वोल्ट पर मीटर आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी जो कि काफी स्ट्रांग होती है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपने मेटल के सरफेस में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया जिससे कि फोटॉन्स बाहर निकल गए। सेकेंडरी एमिशन क्या हो गया बेटा, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये हमारे मेटल सरफेस में आपने टकराया तो ये जो हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है इसने इसको बाहर फेंक दिया, तो इससे भी एमिशन हो सकता है। अपन जो ज्यादा अपन हमारा जो इंटरेस्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर आप जो बता रहे थे वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा बताइए। तो देख बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देख, ये मान ले मेटल है, ठीक है ना। ये मेटल के सरफेस में, मेटल में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेटल में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। सो दिस इज फ्री टू मूव, ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, एनर्जी कैन बी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, हीट के फॉर्म में मिल सकता है, फील्ड एमिशन पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराएगा तो इसको बाहर फेंक सकता है, इससे भी इसको मिल सकता है। मान ली किसी भी मेथड से इसको एनर्जी मिल गई, अब ये एनर्जी को लेगा और ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो मान ली ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जैसे ही बाहर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि ये इस पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले। क्या कर ले, ये इस पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले। तो ये पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। और यही पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम अगर करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले और मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। इसी को अपन बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन, इसी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलती है जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, 1 वोल्ट का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी ही है। तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन लीव द मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन कम से कम वो मिनिमम एनर्जी, कम से कम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन कम से कम वो मिनिमम एनर्जी है जिसको क्या आपको देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अपन कोशिश करेंगे कि लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर क्वाइट फ्री टू मूव इजिली विद इन द मेटल। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। These electrons are responsible for conductivity of metal। ऑब्वियसली बात है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा वो और कोई नहीं होगा बल्कि कौन होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। These electron in the outer shell are called valence electron।
ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड, जैसे मैंने कि कहा लूजली बाउंड होता है, दिस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर देख बेटा वर्क फंक्शन क्या लिखा हुआ है, टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये कम से कम आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जिससे कि वो बाहर निकल जाए। तो वर्क फंक्शन क्या है बेटा, work function is the minimum energy which you must provide to the metal so that the electron comes out of the, you must provide to the electron so that it can come out of the metal surface, है ना। पहले क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे ही बेचारा बाहर निकलने की कोशिश करे, अरे ये बैठा हुआ ना वहां से, ये पॉजिटिव हो गया तो ये इसको खींचने लगा। अब कम से कम आपको इतना देना पड़ेगा कि ये इस पॉजिटिव अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, और वो मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन बोलते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको 5 से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। So 1 electron volt is the energy provided to the electron when the potential difference is 1 volt. जब potential difference 1 volt हो, उस समय जो एनर्जी होती है उसको अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, है ना। और एक और बात बता देता है अपन, यहाँ पे लिख देते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, जैसे अपन जो बात की मैंने कि जो लाइट होती है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है। एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर अपन hc/λ भी लिखते हैं, जहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता है, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, c है स्पीड ऑफ द लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बता बेटा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस exposed to a light of certain frequency is known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देख ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये भी अपने को याद रखना है कि द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बेटा, अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ना, ये एक चीज याद रखना कि जो एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल, जैसे कि ये चीज याद रख सकते हो, जैसे कि मान ले लिथियम हो गया ना, आपको केमिस्ट्री मेरे से तो अच्छी आती है, मान ले पहले मेरे को बढ़िया आती थी, आजकल भूल गए, 6-7 साल हो गया। मान ले लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, या फिर पोटेशियम हो गया, ये जितने भी अल्कली मेटल है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं विथ विजिबल लाइट, है ना, विथ विजिबल लाइट। अब आपको पता है बेटा आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, ये किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है ना। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो क्वेश्चंस आ रही है ये किस टाइप से आ रहे हैं। डायरेक्टली आप मान ले कि बिल्कुल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जो है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से लाइट से होगा बताइए। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए विजिबल लाइट होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपन लिख लेंगे कि मेटल जैसे कि जिंक, है ना, फॉर मेटल जैसे कि मान लीजिए जिंक हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अगर मान ले 2021 या 2022 के पहले होता तो हम शायद बोलते कि चल कोई बात नहीं है बेटा, मत याद कर, लेकिन अब इसमें प्योर एनसीईआरटी से बेस्ड आएगा तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। ये जो होता है ये केवल अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए ही होते हैं, ये जो होते हैं ये केवल अल्ट्रा वायलेट लाइट के ही होते हैं। तो कौन सी, अगर लाइट अपन बोलेंगे, अगर बोला जाएगा कि अल्कली मेटल के लिए कौन सी लाइट होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कोई भी यार विजिबल लाइट से हो जाएगा। लेकिन अगर जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम जैसे हैं तो उसके लिए केवल अपने को अल्ट्रा वायलेट लाइट ही देनी पड़ेगी, वरना उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एनर्जी कुछ अलग हो। यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है बेटा, h इंटू फ्रीक्वेंसी है, सही है ना। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ये एनर्जी किसका है, एक एक फोटोन का एनर्जी है ना। ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये एक एक फोटोन का यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। अब मान ले किसी अब यही इलेक्ट्रॉन यही फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यही फोटोन के एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मान ले कि फोटोन के पास ये इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको बाहर निकाल पाए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाई एनर्जी वाला फोटोन
ये जो हाई एनर्जी वाला फोटोन होगा ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाहर निकालेगा, है ना, इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ना बेटा, वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है ना, वर्क फंक्शन सरफेस पर डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन इम्प्यूरिटी पर भी डिपेंड करता है। ये भी याद रखना अगर आप सिटी ऑफ लाइट फोटो करंट पर कैसे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मान लेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी अपन सेम ही रखेंगे, मतलब यहाँ पे लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही है, अपन लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो भाई चेंज कर क्या रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। ये कैथोड या फिर फोटोसेंसिटिव प्लेट, क्यों फोटोसेंसिटिव प्लेट, क्योंकि फोटोसेंसिटिव मतलब जो लाइट को सेंस कर सकती है। तो यहाँ पे अपन ने लाइट को गिराया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और वो एनर्जी इतनी थी, कि वो इक्वेशन को ओवरकम कर लिया। इसका मतलब जो पॉजिटिव आयन जो अट्रैक्ट कर रहे थे उसको ओवरकम किया और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकल गया वो कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का जनरेशन हुआ जिसको अपन कहते हैं फोटो करंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में लेनार्ड ने क्या किया, ये जो सोर्स था ना वो उसको पास लेके आता, वो उसको दूर लेके जाता। अगर पास लेके आता तो इंटेंसिटी बढ़ जाती, दूर लेके जाता तो इंटेंसिटी कम हो जाती। अब से लिखते जाना कि बाद में हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, अभी समझते जाओ बस। व्हेन इंटेंसिटी इज मोर, जब इंटेंसिटी ज्यादा है, व्हेन इंटेंसिटी इज मोर, नंबर ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस इज मोर। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, अगर दो फोटॉन्स होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, तो बाहर निकलने की चांसेस दो इलेक्ट्रॉन के हो गए। तीन फोटॉन होंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी देंगे, तो बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है उतने ही फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है उतने ही फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाहर निकलने की। अगर इंटेंसिटी कम होगी भाई, फोटॉन्स ही कम गिरेंगे, तो बाहर निकलने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लाइट उतने ज्यादा फोटॉन्स, जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा चांसेस इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। जितना कम इंटेंसिटी उतना कम बेटा फोटॉन्स, जितने फोटॉन्स उतने ही कम चांसेस इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स चांसेस बाहर निकलने के उतने ही कम फोटो करंट। तो अपन देखेंगे कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर अपन यहाँ पे ग्राफ बनाए तो ये जो ग्राफ आएगा बेटा इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो कि जो फोटोन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे अपने नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये पूरा ये देखो, एज वी नो दैट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ही वहां पे क्या आएगी बेटा, फोटो करंट आएगी, ठीक है ना। जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही ज्यादा वहां पे क्या आएगी बेटा, फोटो करंट आएगी, ठीक है ना। So the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of light। क्यों क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतने फोटॉन्स क्या होंगे, ये जो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की चांसेस है। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा बेटा, फोटो करंट होगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड फॉर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, अब अपन इसको समराइज कर रहे हैं, फॉर अ फ्रीक्वेंसी एंड फॉर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड फॉर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस द इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट या द
या फिर अपन बोलेंगे द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा। हाँ भाई बता, आया कि नहीं आया, आगे बढ़े कि ना बढ़े, कि कैसे इंटेंसिटी पर फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ भाई अर्जुन प्रतीक जल्दी बता दे। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, ठीक है ना, कि कैसे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो पहले अपन इसको समझ लेंगे, फिर बाद में जाके अपन इसको देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आ गया और यहां लिखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, है ना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अच्छा देख यहां पे क्या होगा, ठीक है ना, इसके नीचे अपन दोबारा वही वाला डायग्राम बनाएंगे अपने सेल वाला, ठीक है। तो देख बेटा यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन में क्या होगा, अगर अपन सबसे पहला कंडीशन देखें तो लेट एनोड या फिर कलेक्टर बी पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर या फिर सॉरी विथ सी और एमिटर, ठीक है ना, सी अपना एमिटर है ना, सी एमिट कर रहा है, ए कलेक्ट कर, देख जब कलेक्टर ए सी के साथ क्या है पॉजिटिव है, जब कलेक्टर ए सी के साथ क्या है पॉजिटिव है, तो देख क्या होगा, सी से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर ए पॉजिटिव है तो और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज, पहले तो ये समझ कि एमिटर से फोटोसेंसिटिव प्लेट से निकल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ए क्या है कलेक्टर, कलेक्टर को अगर आप पॉजिटिव कर दोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ए का, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट करते जाएगा, उतना ही ज्यादा करंट इंक्रीज होते जाएगा। पहले तो ये समझ कि अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन, ये ए मेरा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है 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 आ रहा है, और ये पॉजिटिव है तो इसको खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है। अपन पॉजिटिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही ज्यादा करंट बढ़ते जाएगा। तो इनिशियली देख क्या हो रहा है, जब ये जीरो पोटेंशियल है, जब कलेक्टर प्लेट में, कलेक्टर मतलब ए, जब आप कलेक्टर प्लेट का ए का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो देख करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे देख करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये करंट यहाँ पे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम पे आके करंट कांस्टेंट हो गया, इसको अब हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब बात आती है कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट क्यों हो गया, यहाँ पे करंट सैचुरेट क्यों हो गया, कि यहाँ पे करंट सैचुरेट क्यों हो गया। अब करंट सैचुरेट होने का कारण हम तेको बताते हैं। अब मान ले आपने पोटेंशियल को इतना बढ़ा दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने लगे। मान ले पहले एक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर पोटेंशियल बढ़ाया, फिर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर पोटेंशियल बढ़ाया, तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर पोटेंशियल बढ़ाया, चार इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर पोटेंशियल बढ़ाया। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे पर सेकंड, मान ले पर सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, पांचों ही पहुंच जा रहे हैं, फिर आप जितना भी बढ़ाते जाओ, फिर पर सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, फिर 5 पहुंच रहा है, फिर 5 पहुंच रहा है, फिर 5 पहुंच रहा है। तो एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कांस्टेंट। पहले पर सेकंड एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फिर आपने बढ़ाया पर सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपने बढ़ाया पर सेकंड 3 इलेक्ट्रॉन, फिर बढ़ाया पर सेकंड 4 इलेक्ट्रॉन, फिर बढ़ाया 5 से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब बेचारे से पर सेकंड 5 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते, उससे ज्यादा नहीं निकल सकते हैं। इसका मतलब जितने भी निकल रहे हैं सारे के सारे आप कैप्चर कर ले रहे हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं आप उतने ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हो, तो यहाँ पे जाके करंट क्या होगी सैचुरेट हो गया, है ना। सैचुरेशन करंट में क्या होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को भी आप क्या कर ले रहे हो,
कैप्चर कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट ए बी कलेक्टर, है ना, लेट ए कलेक्टर बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। तो क्या होता है, सो एट अ सर्टेन टाइम, या फिर ऐसे लिखेंगे, एट अ सर्टेन पोटेंशियल all the emitted electrons are captured by collector। और यहां पे करंट क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही आप बढ़ाते जा रहे हो तो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस पर जाके पहुंच जा रहा है, और अपन इस समय में बोलेंगे कि जो कलेक्टर है, कि जो करंट है वो सैचुरेट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप करंट को, अगर आप पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाओ। अब मान ले बेटा यहां से निकल क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहते हैं। अब अगर आप इसको नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे निकल रहे निकल रहे निकल रहे। अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि इस नेगेटिव को ये क्या कर रहा है, ये अपोज करते हुए कलेक्टर तक पहुंच जा रहा है, इतनी एनर्जी है। फिर आपने क्या किया, अच्छा बेटा पहुंच रहा है और नेगेटिव ले, है ना। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन वापस जल जाने लग गए, तो क्या हुआ, करंट कम हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ढीठ इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी, अरे ले भाई अब भी पहुंच जाएंगे। फिर आपने बोला ठीक है बेटा, ले और पोटेंशियल बढ़ा दिया। फिर बेचारे कुछ और इलेक्ट्रॉन बाहर जाने, मतलब वापस मुड़ने लगे, क्योंकि ये नेगेटिव था तो करंट और बढ़ने लगी। उसके बाद आपने इतना बढ़ा दिया यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल कि जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी था वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना। The maximum, तो the negative potential for which the electron having maximum energy cannot reach the collector is called stopping potential, और इसको अपन बोलते हैं stopping potential माइनस वी नॉट। तो वी नॉट वो पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है कलेक्टर का, जहां आप इलेक्ट्रॉन को, जो जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी थी वो भी ना पहुंच पा रहा हो, उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल, so stopping potential is that negative potential of the collector plate such that the photoelectron having the maximum kinetic energy cannot reach the collector plate, ठीक है ना। तो ये सब हम जब नोट प्रोवाइड करेंगे तो अच्छे से वहां पे लिखा रहेगा, अभी आप समझते जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो करंट क्यों डिक्रीज हो, समझ आया, इसको नेगेटिव कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे थे। अब जैसे आप और नेगेटिव करते जा रहे हो तो और इलेक्ट्रॉन वापस चलते जा रहे हैं। किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। किसी एक नेगेटिव पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वापस मुड़ने लग जाएंगे, और उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन क्या क्या कहेंगे बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप क्या लिखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल is that negative potential on the collector plate such that the electron having maximum kinetic energy also cannot reach the collector plate। तो यहां से अपने को एक रिलेशन मिल रहा है बेटा, यहां से अपने को एक रिलेशन मिल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, जो जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेचारी E इंटू वी नॉट के बराबर ही होगी, है ना। क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तक पहुंच पा रहा है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, वी नॉट हो जा रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, अब ये I1 I2 I3 क्या है, ये I1 I2 I3 बेटा इंटेंसिटी है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगी, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे I3 की इंटेंसिटी I2 से ज्यादा है और I1 की इंटेंसिटी से ज्यादा है, तो देखो फोटो करंट इंक्रीज होने लगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी या मैक्सिमम। ये भी आप नोट्स में लिखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the electron depends only on the frequency, है ना। stopping potential depends only on the frequency but not on the intensity of the current। तो ये बहुत सारे बच्चे
भूल जाते हैं। तो ये गांठ बांध के नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा, जब आप रिवीजन करोगे इस वीडियो से। क्या आप लिखोगे कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द स्टॉपिंग वोल्टेज ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द करंट, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट इंक्रीज हो जा रही है। हाँ, तो देखो फोटो करंट बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी वही रहा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये अभी भी वही है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी अभी भी उतना ही है। और ये जो आपका स्टॉपिंग और जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो भी उतनी ही रहेगी। तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और यहीं से अपन धीरे धीरे लेके आएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले का कंसेप्ट। ठीक है ना। बता बेटा, ये वाला पार्ट आया कि नहीं, कि पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, पोटेंशियल के लिए करंट बढ़ते रहा, एक ऐसा मैक्सिमम पोटेंशियल जिसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो सैचुरेशन करंट। आप जैसे ही इसको नेगेटिव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वापस जाने लगे, कम होने लग गया। एक ऐसा पोटेंशियल जहां पे मैक्सिमम वाला भी ना पहुंच पाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट। बता बेटा, आया कि नहीं आया? हाँ भाई प्रतीक, तेरे को आ गया क्या? इसमें दिक्कत है क्या प्रतीक, बता दे अगर कहीं भी दिक्कत है तो। चल आ गया ना। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। अपन नेक्स्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे आता है, फिर अपन इसको डिस्कस भी करेंगे, है ना। इससे थोड़ा स्पीड हो जाता है, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना पड़ता। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। देख, यहाँ पे क्या किया गया है कि इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है ना। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो देख सैचुरेशन करंट भी, बट यहां पे क्या किया गया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आर यूज्ड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट को यूज किया गया, ठीक है ना। मान ले फ्रीक्वेंसी F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1 है, या फिर यहां पे V के फॉर्म में लिखा हुआ है V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है। अब देख बेटा क्या हो रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के बराबर है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल किससे रही है, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड टॉन्स, या फिर लाइट से एनर्जी मिल रही है। इस काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी मिल कैसे रही है, इस इलेक्ट्रॉन को लाइट से मिल रही है, फोटोन से मिल रही है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, h इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर EV नॉट। तो अगर अपन देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर अपन ग्राफ में देखें तो ग्राफ तो वही बोल रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, है ना, आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे
आप फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, फोटोन के पास भी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलते जा रहा है। जितना ज्यादा का फ्रीक्वेंसी, फोटोन की उतनी एनर्जी, फोटोन की जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को वो उतनी एनर्जी देगा। तो फोटोन की जितनी ज्यादा, भाई फोटोन की जो फोटोन की एनर्जी होगा वही तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को देगा। तो फोटोन की एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को भी कम एनर्जी देगा। तो मान लेते लिमिटिंग कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी ना टकराए बाहर निकलने के समय, तो मान ले फोटोन की सारी एनर्जी इसको मिल गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, फोटोन के एनर्जी के बराबर हो गया, h इंटू फ्रीक्वेंसी। अब मान ले कि आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो। अब मान ले जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोशिश करेगा इस तक पहुंचने की। मान ले एक फोटोन की एनर्जी है x और एक फोटोन की एनर्जी है y। मान ले x y से ज्यादा है, तो x इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई x, और y वाला टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिल गई y। x के पास ज्यादा एनर्जी है, y के पास कम एनर्जी है। आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, बेचारा y वाला जा रहा था, जा रहा था, घूम के आ गया, लेकिन x वाले के पास ज्यादा एनर्जी होने के कारण वो वहां तक पहुंच गया। तो x को रोकने के लिए आपको और भी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा कौन, फोटोन देगा, और जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी ज्यादा देगा। तो यहाँ पे यही पाया गया कि जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन बढ़ाते, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोन की एनर्जी बढ़ी, फोटोन ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, इसलिए सैचुरेशन करंट सबका सेम आया है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दिया था इसलिए सैचुरेशन करंट बढ़ गया था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम था इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम था। यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है इसलिए सैचुरेशन करंट सबका सेम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका अलग अलग है। जल्दी बता, दिमाग में गया कि नहीं, आगे बढ़े कि नहीं? ज्यादा टाइम नहीं बेटा, 9 मिनट है, मेरी 3 बजे एक और क्लास है, जल्दी बता। आ गया ना, चल ठीक है। तो अब बस फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, ये तेरा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला लिख देते हैं। फिर अपन कल बताना टाइम कौन सा टाइम सही रहेगा। और एक बार बता, रात को क्लास करेगा क्या? हम सोच रहे हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रात को स्टार्ट कर दें। रात को कंफर्टेबल है क्या क्लास लेने के लिए? जल्दी जल्दी बता दे। रात को 11 बजे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? या सो जाते हो, जागे रहते हो ना 11 बजे? अरे अगर हम मेहनत करें तो तुम लोग भी तो मेहनत कर लोगे। 10 बजे, चल ठीक है 10 बजे ले लेंगे, है ना। 10 से 11 नाइट क्लास, ठीक है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रेडी रहना, 10 से लेके 11 नाइट क्लास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आज ही होगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। चल अब कल के लिए लास्ट पार्ट, ठीक है ना। कल के लिए आज का लास्ट पार्ट, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको अपन कल हेल्प लेंगे, ठीक है ना। पहले तो यार कुछ डायग्राम बना देते हैं हम। ये मान लें मेटल सरफेस, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और अभी काम क्या होगा, एनसीईआरटी उठाना और ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। ये आपके पास कुछ भी है, कोई भी मॉड्यूल हो, ठीक है ना, ये चैप्टर शुरू कर दे। ये मान ले इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन ने इसको एनर्जी दिया, एच इंटू म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और ये बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसको रोकेगा कौन, फाई। मान ले बाहर निकल गया, और इसकी जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी ये है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करो। फोटोन ने दिया एनर्जी एच इंटू म्यू, ये एच म्यू कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मैक्सिमम, और एक वर्क फंक्शन को पार करने में मदद करेगा ये। तो देख यहाँ से फॉर्मूला आ गया आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एच म्यू माइनस फाई, जहाँ पे फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, पूछेंगे नहीं आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे। चल थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है। मान ले कि लिमिटिंग कंडीशन में, मान ले लिमिटिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जस्ट
इलेक्ट्रॉन जस्ट ओवरकम कर रहा है ना, मतलब जस्ट ओवरकम कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिली ही नहीं, मतलब उसके पास बस इतनी एनर्जी है कि वो बस वर्क फंक्शन को ही पार कर सकता है, बेचारा बेचारा केवल वर्क फंक्शन को ही पार कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर अपन लेंगे, है ना, या फिर अपन ऐसे भी ले सकते हैं, मान ले, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि, या आप ऐसे सोचो ना, ये ज्यादा बेटर है ना, लिमिटिंग कंडीशन को सोच छोड़। फोटोन की जो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क, ये भी लिख लेना आप छोटे छोटे नोट्स में, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो वो जस्ट बाहर निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना। अगर बराबर है वर्क फंक्शन के पास, अगर फोटोन की एनर्जी h इंटू फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर है तो दोनों को माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा ना। तो अपन यहाँ पे ये लिमिटिंग कंडीशन पढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए h इंटू फ्रीक्वेंसी कम से कम वर्क फंक्शन के बड़ा तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। अपन अगर लिमिटिंग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे अपन फाई लगाएंगे, है ना, अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, फाई लगाएंगे, और ये f बराबर हो जाएगा फाई अपॉन में h। इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, आप लिख लेना ऐसे, बस हम यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन या ऑफ द लाइट सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो कम से कम ये तो बेटा देना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं देगा तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो देख बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला हो गया, h इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस h इंटू एफ नॉट, जहाँ पे एफ नॉट क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो threshold frequency is the minimum frequency which must be provided to the electron so that it can come out of the metal surface। लिख लेना कॉपी में, threshold frequency is the minimum frequency which must be provided to the electron so that it can come out of the metal surface। नेक्स्ट बेटा, ये सोच तू कि सर ने बोला है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन कम से कम तो ये वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। सर क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एच सी बाई लैमडा मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव। अपन लिख सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो देख बेटा, यहाँ पे लिखेंगे एच सी बाई लैमडा मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव, ठीक है ना। या फिर अपन लिख सकते हैं, ये लैमडा को ऊपर ले जा, अगर अपन लैमडा को ऊपर ले जा रहे हैं तो लैमडा मस्ट बी, है ना, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एच सी बाई फाइव, ठीक है ना। ये इधर लेके जाए, ये ऊपर लेके जा करते को दिक्कत आ रही है तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाई फाइव लिख सकते हैं, और यहाँ पे लैमडा लिख सकते हैं ना। तो वेवलेंथ को, ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है बेटा, इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ आपने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। देख, वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एच सी बाई वाई, और ये अगर आप इसको लिमिटिंग कंडीशन में डाल दो तो वेवलेंथ इक्वल्स टू एच सी बाई फाइव हो गया, और इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हो गया बेटा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बाहर निकलने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है बेटा, ये अच्छे से घर में करना, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ के लिए जो लाइट का वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला में अपन एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक क्या करेंगे, अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना।
है ना। अब एक और डायग्राम बनाएंगे, देख दो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देख काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या है, ये लिखा हुआ है h इंटू फ्रीक्वेंसी -5, ठीक है ना। और इसके बगल में एक और डायग्राम बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है E V0 बराबर क्या हो गया बेटा, h इंटू फ्रीक्वेंसी -5। तो यहाँ पे हम लोग दो डायग्राम बनाने वाले, ठीक है ना। सो देख यहाँ पे किसके किसके बीच में डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम बनेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और यहाँ पे डायग्राम बनेगा E V0 और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इस तरफ होगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस तरफ होगा बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आप ये डायग्राम बनाते हैं, देख डायग्राम कैसे बनेगा। ये कौन सा ग्राफ है, ये लीनियर है। देखो हम इसको लिखेंगे y बराबर mx माइनस सी, ये भी लिखेंगे y बराबर mx माइनस सी। पहले हम लोग ये वाला ग्राफ करते हैं, ठीक है ना। देखो y एक्सिस में कौन है बेटा, y एक्सिस में है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये m क्या है, स्लोप है, h यहाँ पे स्लोप है, x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो देख x में फ्रीक्वेंसी है, ये c क्या है बेटा, ये c यहाँ पे फाई है। हम आपको एक रिवीजन रहे हैं, y बराबर mx का ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ये ग्राफ है बेटा y बराबर mx, ठीक है ना। ये ग्राफ कैसा है, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी कैसा होगा, y बराबर mx प्लस सी ऐसा होगा, और y बराबर mx माइनस सी कैसा होगा, y बराबर mx माइनस सी जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है ना। तो आइए अपन ये ग्राफ को एक बार और बनाते हैं। तो यहाँ पे है y बराबर mx माइनस सी, तो याद रखना कि y बराबर mx माइनस सी जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है, y बराबर mx माइनस सी जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से बनता है। अब इस ग्राफ को स्टडी करो कि यहाँ पे जो थीटा है, ये जो स्लोप है, स्लोप कितना है बेटा, यहाँ पे स्लोप m के बराबर है। तो आप लिखोगे कि जो tan थीटा है, जो स्लोप है वो h के बराबर है, ठीक है ना। और ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है, आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, दिस इज कांस्टेंट। तो ये tan थीटा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये tan थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी में बात कर लो। अब देखो यहाँ पे c क्या है बेटा, ये जो है ना, ये c, ये यहाँ पे फाई को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, फाई को डिनोट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, है ना, आप फोटोन की जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फोटोन उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन पार करने के बाद उसके पास बची हुई एनर्जी और भी ज्यादा होगी। मान लीजिए फोटोन है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसके पास और भी एनर्जी आ गई, इसके पास और भी एनर्जी आ गई, तो इसने एनर्जी को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रहा है, वर्क फंक्शन तो फाई है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा अभी फिलहाल मेरा। तो इलेक्ट्रॉन ने वर्क फंक्शन को क्या किया, ओवरकम किया, और जो बची हुई एनर्जी है वो अपने पास उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रख ली, ठीक है ना। जो बची हुई एनर्जी है उसके पास, उसने क्या, बची हुई एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रख ली। तो जितनी भी बची हुई एनर्जी थी वो उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चल गई। अब मान ले क्या हुआ कि तूने क्या किया, मान लीजिए कि आपने अब क्या किया, आपने अब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। आपने जैसे ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, बेचारे फोटोन के पास एनर्जी कम हो गई। अगर फोटोन के पास एनर्जी ही कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी कम देगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही कम होगी तो वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद उसके पास कम एनर्जी बचेगी ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर मान ले बेटा तू किसी और मेटल की बात करेगा ना, अगर मान ले तू किसी और मेटल की बात, अगर मान ले किसी और मेटल की बात करें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू। किसी और मेटल के लिए बात करते हैं, किसी और मेटल के लिए ना तो प्लैंक्स कांस्टेंट चेंज होगा, ना तो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मान ले ये मेटल 1 है और मान ले ये मेटल 2 है, और यहाँ पे तूने लाइट फेंका और यहाँ भी तूने वही लाइट फेंका, तो ना तो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ना तो प्लैंक्स कांस्टेंट चेंज हुआ। चेंज हुआ तो हुआ कौन, केवल वर्क फंक्शन चेंज हो गया।
क्या चेंज हुआ बेटा? केवल वर्क फंक्शन चेंज हो गया। तो अगर तू इसके लिए डायग्राम बनाएगा ना, मान ले फाई 1 फाई 2 से बड़ा है, तो इसके लिए डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ये जो एंगल थीटा होगा ना, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है। अलग अलग मेटल के लिए प्लांक्स कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देख बेटा, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, अब हम तेरे को यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा वी नॉट बराबर एच बटे ई फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बटे ई। दोनों में ग्राफ का नेचर सेम ही होगा, दोनों में ग्राफ का नेचर सेम ही होगा, लेकिन चीजें अलग अलग होंगी। यहाँ पे अगर तू tan थीटा बनाता है ना, तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर होगा h बटे ई, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कितना, अगर यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी करेगा ना, या एम एक्स माइनस सी करेगा ना, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा h बाई ई। और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन होगा फाई, ये बराबर कितना होगा बेटा, सॉरी, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो ये सी होगा, ये सी बराबर होगा बेटा फाइव बटे ई। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हो ना, तो उसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ना, ये फाइव के बराबर है, और यहाँ पे डिस्टेंस फाइव बटे ई के बराबर है। यहाँ पे स्लोप tan थीटा एच के बराबर है, और यहाँ पे स्लोप tan थीटा एच बटे ई के बराबर है। अगर आप किसी और मेटल के लिए बनाओगे ना, तो किसी और मेटल ना तो प्लांक्स कांस्टेंट चेंज होगा, ना ही ये वाला हिस्सा चेंज होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिवर्सल है, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। तो किसी और के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो किसी और के लिए भी जो ग्राफ आएगा वो यही आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे फाइव वन ऐसे आए, और यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा मान ले फाइव टू अपॉन में ई, लेकिन ये जो होगा ना, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर एक और बहुत सुंदर सी बात है। सर ये क्या है? सर ये वाला कौन सा फ्रीक्वेंसी है? सर ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? तो देख, जब अपन इस पॉइंट की बात करें ना, इस पॉइंट में बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है। अगर देख काइनेटिक एनर्जी नीचे नीचे आते आते देख, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रही है, 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 कम होती जा रही है। यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है? काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी होती है, यहाँ पे देख, काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है ना। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। चलिए बच्चा बटी बताइए यहाँ तक आया कि नहीं। नेक्स्ट आइए देखिए, ये पढ़िए। अब ये जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सारे पॉइंट इज मैक्स इंपॉर्टेंट। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई मेंस की तैयारी, इनफैक्ट एडवांस की भी, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नोट फ्रॉम द ग्राफ, व्हाट वी नोट फ्रॉम द ग्राफ, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है, बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख बेटा, मैंने पहले ही लिख दिया है कि यहाँ पे देख, अगर अपन देखें कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पर, there is a certain cutoff frequency for which the stopping potential is zero। अगर stopping potential zero हो गया है ना, stopping potential बराबर maximum kinetic energy, ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया। तो देख, एक certain frequency है जिसके कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, या जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाला पढ़, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर हैविंग, मतलब वही बात ना भाई, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और ये इंटेंसिटीज पे क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट बेटा पढ़ क्या है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता है ना, देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ फिर भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। इंटेंसिटी लार्ज मतलब
आप इतने छोटे से बल्ब के जगह में अगर बड़ा सा हैलोजन भी लेके आ जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हिम्मत है तो उसकी निकल जाए। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बड़ा, अगर आप बड़ा सा हैलोजन भी लेके आ रहे हो भाई, उसके अंदर से निकलेगा क्या? फोटोन ही तो निकलेगा ना। अगर फोटोन के पास ही एनर्जी नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करवाएगा? चाहे बड़ा लेके आओ, छोटा लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड किस पे करेगा? आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बराबर बता दिया है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बोल रहा है कि ये जो अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्रोसेस है ना, ये इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। इसको कितना टाइम लगता है? देख, लेस देन 10⁻⁻⁹ और लेस, है ना। 10⁻⁹ बहुत छोटा टाइम है बेटा, तो अपन इसको इंस्टेंटली ही मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे? इंस्टेंटेनियसली ही मान लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये 2 पॉइंट आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो ये ग्राफ में ये सारी बातें बताई गई हैं और ये सारी बातें वही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने क्या रखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ों से हमारा टाइम बचेगा, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। अपन क्या करेंगे, अपने का मतलब की चीज़ों को फटाफट पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो कुछ लॉज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, वो लॉज हमने पढ़ लेते हैं। और ये सारे बातें वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप बोलोगे अरे लास्ट क्लास में सर ने तो यही सब पार्ट ही तो पढ़ाया था। तो देख बेटा क्या लिखा हुआ है, द photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation। सही बात है ना। फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, है ना। अब इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। किसी एरिया से अगर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकेंड, और किसी एरिया से 5 फोटॉन निकल रहे पर सेकेंड, तो 5 फोटॉन निकल रहे पर सेकेंड, तो 5 वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और 2 वाले की कम होगी। तो जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना। ये वाला ग्राफ कौन सा है? अगर हम आपको याद दिला दे तो ये ग्राफ ये वाला है। देखो, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नेक्स्ट अपन दूसरे वाले लॉ पे पढ़ते हैं। दूसरा वाला लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए बेटा। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, सैचुरेशन करंट भी उतना ज्यादा होगा। मैंने लास्ट डे कराया था, देख बेटा कल ही कराया था ये वाला डायग्राम। यहाँ पे देख, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होती होगी उतने फोटोन गिरेंगे। जितने फोटोन गिरेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की। जितनी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ क्या हो रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट अपन अगला पॉइंट देख बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगला पॉइंट देखो। नेक्स्ट, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड करेगा। हेलोजन लेके आओ जाओ, छोटा बल्ब लेके आ जाओ, एकदम छोटा बल्ब लेके आ जा, फिर भी क्या होगा? अगर अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो बेटा कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दे, मान ले सूरज जितना बड़ा ही क्यों ना लेके आ जा, उससे भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। क्योंकि क्योंकि अगर सूरज से भी लाइट निकल रहा है, सूरज की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है सोच, लेकिन उससे भी अगर लाइट निकलेगी ना, तो लाइट पैकेट के फॉर्म में ही निकलेगी। यहाँ पे अगर अपन पार्टिकल नेचर की बात करें तो छोटे छोटे फोटॉन्स ही उससे बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्या है बेटा? ये जो थर्ड पॉइंट है ये वही है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये वाला बात बोल रहा है फोर्थ वाला कि ये जितने भी प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड से कम लगता है। अगर ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये एक्सट्रीमली डिम भी के ना हो, एकदम मतलब जो बल्ब की इंटेंसिटी है बिल्कुल ही कम है, एकदम मान ले लल्लू लल्लू सा बल्ब है, लेकिन उससे भी तो लाइट निकलेगी ना। उससे लाइट निकलेगी तो उसका भी तो फोटोन होगा ना। उसका भी फोटोन अगर जाके मेटल से टकराया तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की हिम्मत रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, वी विल डिस्कस वन मोर पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो,
यहाँ पे कुछ समराइज वाले, वैसे तो अपन ने खूब समराइज ही कर दिया, बट फिर भी यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अपने को क्वेश्चन करने में मदद करेगा। ये सारे पॉइंट्स अपन एक एक करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, फोटोन पिक्चर, आइंस्टाइन ने जो कहा, आराम से पढ़ते, इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन बिहेव्स एज इफ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये जो रेडिएशन है ना, या जो आप मान लीजिए लाइट को, कि रेडिएशन, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट लाइट मान ले, कुछ भी मान ले, ये जो भी रेडिएशन है ना, ये पार्टिकल्स के तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स, और यही मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है बेटा, h इंटू म्यू। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है, h म्यू बाई सी, जहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो अपन ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि मोमेंटम बराबर अपन याद कर सकते हैं एनर्जी अपॉन में c, ठीक है ना। तो h इंटू फ्रीक्वेंसी बाई सी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी को लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा बटे सी, तो c से c कट गया। मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आ गया h अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना। तो ये दोनों आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। हमेशा जब भी वीडियो बाद में देखो तो उसको कॉपी लेके बैठना और एक एक चीज पढ़ते जाना। नीट, जेई मेंस या बोर्ड सब इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट बेटा क्या है, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सही बात है, अरे फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड करेगी, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। अरे यार सर, एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी ना। अच्छा यहाँ पे देख, मोर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ गिवन वेवलेंथ मींस मोर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्रॉसिंग गिवन ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब होगा कि ज्यादा फोटोन एक पर्टिकुलर एरिया से पर सेकेंड निकलेंगे, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो, और 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 फोटोन निकल रहे हैं या 2 फोटोन निकल रहे हैं, तो 5 वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिर फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आपको पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंट कंजर्व्ड इन फोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही नहीं है। जो टोटल एनर्जी, अगर मान ले फोटोन किसी पार्टिकल से टकरा रहा है, फोटोन मान ले इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो वहां पे एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, वहां पे मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, याद कर लो। अगर फोटोन किसी पार्टिकल से टकराता है तो बोलो सर एनर्जी भी कंजर्व, सर मोमेंटम भी कंजर्व, लेकिन यहां पे देख, हाउएवर the photon may be absorbed or a new photon may be created in a collision। इसका मतलब फोटोन कंजर्व्ड नहीं रहता है कोलिजन में, कोलिजन के समय सिर्फ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फोटोन का कंजर्व रहना जरूरी नहीं है, नया फोटोन बन भी सकता है और जो पुराना वाला फोटोन है वो भी हो सकता है। तो फोटोन और अगर किसी मैटर में या किसी पार्टिकल में कोलिजन होगा तो वहां पे डेफिनेटली एनर्जी कंजर्व्ड, डेफिनेटली मोमेंट, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड, बट द कंजर्वेशन ऑफ फोटोन इज नॉट ट्रू। फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है और वहां पे नया फोटोन हमें मिल भी सकता है, ठीक है बेटा। अब आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। अपन ने अभी तक जो पढ़ा उसको अप्लाई भी तो करना सीखे, ठीक है ना। अब नीट या जेई में केवल थ्योरी थ्योरी भी आएगी, नीट या जेई में ऐसी बात नहीं है कि थ्योरी नहीं आएगी। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम विल बी। ठीक है, तो सर एक काम करिए, इस फोटोन का मोमेंटम बताइए। देखिए बेटा, मोमेंटम पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अब आपका क्या काम होगा, आपका काम क्या होगा कि जैसे अपन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब इसके बाद आप जैसे ही वीडियोस को रिपीट करोगे उस समय पॉज कर देना और फिर क्वेश्चंस को दोबारा करना, है ना। जैसे हम करने जा रहे हैं उससे पहले ही पॉज कर देना, जिससे आप रिपीट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाए एक बार आपके, और रिवीजन भी, और फिर आपको पता भी लग जाए कि गलती हुई थी तो कहाँ। तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो देखो मोमेंटम बराबर क्या होता है,
मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं ई अपॉन में सी, ठीक है ना, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तो फॉर्मूला हो जाएगा एच इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी स्पीड ऑफ लाइट, या फिर आप लगा सकते हो एच सी बाई लैम्डा अपॉन में सी, या फिर ये कितना हो जाएगा बेटा एच अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन इसके क्वेश्चन इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे अपने को मोमेंट यहाँ वेवलेंथ निकालना है, तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना है बेटा 5000 इंटू 10⁻−10, ठीक है ना। तो आइए इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर आ गया कितना, ये आ गया 1 मिनट, हाँ इसका आंसर आ गया 1.334 आया था, तो अपन 3 ले लेते हैं इंटू 10⁻−27। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाला भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे बोला है अ फोटोन इन मोशन हैज अ मास, ठीक है ना। फोटोन अगर मोशन में है तो इसका मास कितना होगा, ठीक है ना। तो आइए अपन यहाँ पे फोटोन का मास निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो अपने को यहाँ पे पता है मास निकालना है, ठीक है। देखो हम इससे ट्राई करते हैं ना, इससे ट्राई करते हैं। ये देख मोमेंटम बराबर क्या दिया हुआ है h इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में c, ठीक है ना। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये और ये। अब देख मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मान ले फोटोन का मास m है और फोटोन की वेलोसिटी कितनी होगी, बेचारा स्पीड ऑफ लाइट से ही तो भागेगा ना। और ये हो गया h इंटू फ्रीक्वेंसी बाई सी। तो देख यहाँ से मैंने मास लेके आ गया, मास बराबर क्या होगा h इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है फोर्थ वाला लग रहा है h इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आजा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई बराबर कितना दिया हुआ है 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट वेवलेंथ कितना है, लाइट का जो वेवलेंथ है ये है 332 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर आप आंगस्ट्रॉम में करोगे तो 3320 आंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। यहां बोल रहा है द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि आपको कितना नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, आपको कितना नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ पे थर्ड वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जा रही है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही वो पोटेंशियल होता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है। आपको पता है ई वी नॉट बराबर क्या होता है, ई वी नॉट बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, ठीक है ना। अब यहाँ पे वी विल अप्लाई वन शॉर्टकट। हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो अपन ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हैं 12400 अपॉन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस में होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अपन यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं एच सी बाई, यहाँ पे अगर अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12400 अपॉन में, देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए एंगस्ट्रॉम में लिख लिया था। वेवलेंथ कितना है 3320, कितना है वेवलेंथ 3320, ये हो गया 3320। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया ई वी नॉट, और ये हमने आज नया शॉर्टकट निकाल लिया इससे। वैसे ये शॉर्टकट आप शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो ई वी नॉट बराबर आ गया 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था 1.07। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपन इसको माइनस करते हैं 1.07 से तो ये आ रहा है 2.66। कितना आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है 2.66। 2.66 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो तुम कटो वी नॉट आ गया, वी नॉट बराबर आ गया 2.66 वोल्ट, ठीक है ना। देखते हैं 2.66 है कि नहीं, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर थर्ड कितना है 2.66 है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो मैच कर जाएगा। तो आप देखना क्या क्या है, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप 12400 से लैम्डा को क्या कर सकते हो, डिवाइड, और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लाइट की वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। द वेलोसिटी ऑफ द स्टेट फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेलोसिटी हमें निकालना है। बोलो सर ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सर, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन -5। ठीक है, तो सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख लेते हैं ½ mv², और ये हो गया एनर्जी -5। तो आइए ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। एनर्जी आपने अभी सिखाया है कि सर अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12400 अपॉन में अपन इसको क्या करेंगे, वेवलेंथ थी 3000, तो अपन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया 12400 अपॉन में 3000। सो सर दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया सर 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन वेवलेंथ देखें तो सॉरी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ये था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये हो गया ½ mv², और ये हो गया 4.13 माइनस, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लिखा हुआ है ½ mv², ये लिखा हुआ है 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर हो गया 3.13। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये जो 2 होगा ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और वेलोसिटी होगा इस आंसर का रूट होगा। ठीक है ना, सो रूट ऑफ दिस, है ना। तो चलिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके पूरा वेलोसिटी ही हम लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसको रूट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड में निकाला है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया था मैंने। यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया है, क्योंकि अगर आंसर एसआई में निकालना है तो ये जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो एसआई में ही अपने को रखना है। चलिए नेक्स्ट 5 और 6 अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टेन एंड सोडियम इज 4.5 एंड 2.3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। अच्छी बात है, टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन ये है, सोडियम के लिए ये है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ सोडियम इज 45460, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर टंगस्टन। तो यहाँ पे टंगस्टन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला है, ठीक है ना। अब आइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है ना तो एनर्जी को फाई के बराबर कर देना। तो एच सी बाई लैम्डा बराबर अपन ने कर दिया फाई, क्या कर दिया, फाई। एच सी बाई लैम्डा अपन ने बराबर कर दिया फाई, ठीक है ना। तो लैम्डा नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन में फाई हो जाएगा, कितना, एच सी अपॉन में फाई। अब देखिए फाई किसका है, टंगस्टेन का फाई कितना दिया हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो अगर अपन इसको 1200 लिख दे, यहाँ पे 12400 लिख दे, और अगर इसको 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाल दे तो ये जो वेवलेंथ आएगा ना ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। फॉर्मूला शॉर्टकट मैंने बताया। तो 12400 डिवाइडेड बाई अगर अपन 4.5 करते हैं तो ये लिखा हुआ है 2755, ठीक है ना। 2755 चेक कर लेते हैं, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा 2791। अब आप बोलोगे सर आपका आंसर तो 2755 आ रहा है, फिर आपने क्यों यहाँ पे
आप आंसर थर्ड वाला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये वाला ना अप्रोक्सीमेशन में होता है बेटा, ये 12400 नहीं होता, 123 समथिंग होता है। 12400 इसलिए लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है ना कि अपन, ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर यही आएगा, आप है ना, ये आंसर यही आया। अब मान लें अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे रख को 6.67 इंटू 10 to the power -30, 4 सी को 3 इंटू 10 to the power 8, 5 को भी ये 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10 to the -90, ये सब करके अपन कर सकते हैं। तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, है ना, क्योंकि आंसर अल्टीमेटली अपने को आंसर निकालना है नीट और जेई में, ठीक है, और बोर्ड में भी यहाँ तक नंबर दे देंगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्या है? द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ सर्टेन मेटल इज 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी acquired by electron to radiation of wavelength 100 नैनोमीटर विल बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, इसका मतलब हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये 200 नैनोमीटर दिया हुआ है। 200 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 200 एंगस्ट्रॉम। अब आपके दिमाग में ये स्विच करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, अरे यार मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड किसके साथ रिलेटेड है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का अगर आप फॉर्मूला याद करो ना, तो वो जो फॉर्मूला आता है किसका आता है बेटा? वर्क फंक्शन वाले फॉर्मूले के साथ रिलेटेड है। याद है ना, मैंने बोला था कि अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना हो तो आप उसको फाई के बराबर कर दो, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना हो तो भी फाई के बराबर कर दो। तो यहां से देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बराबर कितना आ गया, ये आ गया अपना एच सी बाई फाई। तो देखो फाइव बराबर कितना आ जाएगा, फाइव बराबर आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट, दो दो बार लिखना होगा कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए वर्क फंक्शन आ गया, वर्क फंक्शन कितना आया? एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो आप कर दोगे 12400 अपॉन में 2000। इसीलिए बेटा मैंने ऐसे किया, क्योंकि 12400 से चीजें इजी हो जाती है, कट जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन इसके काटें तो ये हो गया 2 6 है ना, 6.2, ठीक है ना। तो ये हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन आ गया ना वो कितना आया है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन 100 नैनोमीटर। तो अगर बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई लाइट गिर रही है जिसका वेवलेंथ कितना है? 100 नैनोमीटर है या फिर 1000 एंगस्ट्रॉम है, तो बोल रहा है इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये बताओ। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, तो निकलेगा ही निकलेगा। अभी हम देखते हैं कि इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है। इस फोटोन के पास एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा। कितनी है? एच सी बाई लैम्डा, है ना। इस फोटोन के पास एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा। एंगस्ट्रॉम में आएगा क्योंकि ये अपना, सॉरी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन 1000 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जा रहा है बेटा? ये हो जा रहा है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो सर सवाल खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन -5। सर एनर्जी ऑफ फोटोन है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को माइनस करोगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आया है ये कितना है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट अस चेक। आइए बच्चों, वेव नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने पढ़ा है और उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए हम लोगों ने।
कुछ और क्वेश्चंस भी लगाएंगे डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं है। कुछ और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन एक्सरसाइजेस बहुत कुछ चलेगा, ठीक है ना। देखिए, नेचर में सिमेट्री दिखाई देती है ना, नेचर इज वेरी सिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट है ना, लुइस विक्टर डिब्रॉय, डी ब्रॉगली भी बोला जाता है इनको, बट प्रोनाउंसिएशन डिब्रॉय है उनका। तो 1924 में साइंटिस्ट लुइस विक्टर डिब्रॉय ने सोचा कि नेचर में सिर्फ हमें सिमेट्री दिखाई देती है। अब रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर दिखा रहा है, अपन ने देख लिया है। जो रेडिएशन है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। उसने आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब दिखाया है, वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा। और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी, मोमेंटम, कोलिजन, कंजर्वेशन उसके अंदर चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है तो मैटर का भी जरूर डुअल नेचर शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो 1924 ने डी ब्रॉय ने ये सोचा कि अगर रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहा है तो फिर मैटर भी डुअल नेचर शो करना चाहिए, है ना। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे इन रेडिएशन, इफ, यहाँ पे इफ लिखना चाहिए था, इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर, तो उन्होंने सोचा इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर शो शुड हैव मैटर, ठीक है ना। तो वो ये कंक्लूजन में आए कि किसी भी मैटर का वेवलेंथ लैम्डा अपन प्लैंक्स कांस्टेंट अपन मोमेंटम से दे सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, जहां पे एम मास ऑफ द मैटर है, वी है वेलोसिटी ऑफ द मैटर, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट, आपको पता है मोमेंटम होता है अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या किसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्यू वी से भी दिया जा सकता है ना। और अगर अपन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अगर अपन यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के लिए अपन रूट 3m/kT भी लिख सकते हैं ना, जहाँ पे आपको पता है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा और एम हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है ना। और ये जो अपना वेवलेंथ है इसको डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला जाने लगा, ठीक है ना। इसको अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला जाने लगा। अब बात ये आती है कि हम और आप, हम लोग वेव नेचर, मैक्रोस्कोपिक या फिर कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये वेव नेचर क्यों नहीं करती है ना, ये वेव नेचर क्यों नहीं शो करती है। सो व्हाई डोंट वी बिहेव लाइक अ वेव इन आवर नेचुरल डेज, है ना। ये जो नेचर, ये जो अपन है, अपन तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, अपन यहाँ पे से पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम वेव की तरह क्यों नहीं यहाँ पे बिहेव कर पा रहे, या फिर मेरी मेरी वेवलेंथ क्यों नहीं मापी जा सकती है। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लो, है ना, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, अगर अब हम बात करें फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, अगर अपन किसी भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए बात करें, मान लीजिए एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी का मतलब होता है हुज मास इज सफिशिएंटली लार्ज, है ना। तो या जिसको अपन सफिशिएंटली लार्ज देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बॉल, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल है, इसका मास है जी, ठीक है ना। ये बॉल है, इसका मास है 10 kg, और उसके साथ साथ मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है, इजी सा ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लीजिए आपको इसकी वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाई एम वी। h हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और m हो गया है 10 इंटू 10, ठीक है ना। तो अगर अपन देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू 10⁻32 आ गया है ना। और दिस इज, and this wavelength is very small to be measured. This wavelength is very small to be measured.
यही कारण है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, जैसे कि हम आप, ये छोटा सा बॉल 10 kg का, ये 1 kg का भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता भाई, -33 हो जाता, है ना। या जिन बॉडीज की एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, का मास बहुत ज्यादा होता है, तो इन बॉडीज का जो वेवलेंथ होता है कि इतना कम होता है कि अपन ऐसी चीजों को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग वेव नेचर यहाँ पे शो नहीं करते हैं। लेकिन मैटर का भी वेव नेचर होता है, जिसका वेवलेंथ अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h/p h/mv h/√2km। अगर इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज होगा तो √2m/qv, और अगर गैस पार्टिकल्स होगा तो √3m/kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जो भी गैस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग क्यों नहीं शो कर सकते, बिकॉज अवर वेवलेंथ, मतलब हमारा वेव नेचर क्यों नहीं रीड होता, या अपन वेव नेचर मैक्रोस्कोपिक में क्यों नहीं शो करते, बिकॉज अवर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। द पार्टिकल्स हुज मास इज वेरी लार्ज, या फिर हुज एनर्जी इज हाई, इट्स वेवलेंथ कैन नॉट, इट डजंट शोज वेव नेचर, वो वेव नेचर इसीलिए नहीं शो करता क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है कि अपन उसको मेजर ही नहीं कर पाते, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, तो यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, ये एक अपना शॉर्टकट है, आप इसको डेफिनेटली याद करेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, ये होगी h/mv, ये होगी h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होगी h/√2m इंटू क्यू इंटू वी, है ना। तो अगर आप ये लैम्डा निकालो, h को लिख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड एसआई में, ये आप रूट दे दो यहाँ पे, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, क्यूब 6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √150/वोल्ट, ठीक है ना, √150/, और ये हमारा आंगस्ट्रॉम में आएगा जो भी वेवलेंथ आएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन का आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, √150 होगा 12.27/में √v आंगस्ट्रॉम। जैसे इस बार मेरे ख्याल से नीट 2020 में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, या तो नीट 2020 में आया था या तो जेई मेंस 2020 में आया था, मेरे को सही से तो ध्यान नहीं है अभी, लेकिन आया जरूर था इसके ऊपर, √150/v। यहाँ पे v ध्यान रखना, इसको कहीं वेलोसिटी मत आप ले लेना, यहाँ पे v ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने प्रोवाइड किया था इसके एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेव रिलेशन से हम बोर क्वांटम मॉडल तक कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो बोर के क्वांटम कंडीशन तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसका मतलब अपन लैम्डा बराबर h/mv का यूज करते हुए हम पहुंचना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम L बराबर nh/2 पाई पर, या फिर mvr बराबर nh/2 पाई पर, ठीक है ना। तो अपन इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली का जो अपन थ्योरी है, अपन उसके मदद से कैसे, या डी ब्रॉगली वेव का जो रिलेशन है उसके मदद से अपन बोर मॉडल या बोर क्वांटम रिलेशन, ये जो बोर क्वांटम रिलेशन है अपन उस तक अपन क्या करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, एक बात तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है ना। एक बात हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है ना। तो बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, अगर एनर्जी को रेडिएट करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, स्पाइरल करके दोबारा एटम में गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो बोर ने इसको रेक्टिफाई किया था मॉडल को, और उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं वहां पे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है और वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी। आप इस चीज को एक स्टैंडिंग वेव की तरह समझ सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव्स
ऑल्सो डू नॉट, है ना, स्टैंडिंग ऑल्सो डू नॉट ट्रांसफर्स एनी एनर्जी, एनी एनर्जी। अब हमें पता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स है वो भी कोई भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेव की थ्योरी को इस इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अपन उसके साथ रिलेट करेंगे। अब देखो रिलेट किसको कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स, जो स्टैंडिंग, उसका नाम ही स्टैंडिंग वेव्स है, ऐसे ऐसे करके वो क्या करती रहती है, ऑक्सीडेट करती रहती है ना, क्रिस्ट ट्रफ वहां पे बनते, नोड एंटी नोड बनते हैं वहां पे। तो स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर आगे नहीं करती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन भी क्या होते, इलेक्ट्रॉन भी बोर्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, एक एक स्टेशनरी ऑर्बिट में अपनी फिक्स एनर्जी के साथ रोटेट करते रहते हैं। सो दे ऑल्सो डू नॉट रेडिएट एनर्जी, द स्टैंडिंग वेव्स ऑल्सो डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। तो अपन इन दोनों कंटेक्स्ट को अपन रिलेट करने वाले, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वी थिंक इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव फिटेड अराउंड द सर्कल इन वन ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव की तरह मान लेते हैं अराउंड द सर्कल या अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे देखें, अगर अपन यहाँ पे देखें, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ये बोर्स ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अपन इलेक्ट्रॉन को ऐसे बोर ऑर्बिट में घूमते हुए नहीं मानते, अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्टैंडिंग वेव की तरह, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये, ऐसे करके ये स्टैंडिंग वेव की तरह है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की तरह है और हम लोग स्टैंडिंग वेव की जो थ्योरी है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो बोर्स एटम की जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है अपन उसके साथ इसको रिलेट करके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई। तो चलिए डायग्राम्स बना लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमने डायग्राम बना लिया यहाँ पे। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको वेव की तरह मान लिया और ये इसको स्टैंडिंग वेव माना है, ठीक है ना। अगर आप स्टैंडिंग वेव अगर आप याद करो तो स्टैंडिंग वेव इस तरीके से होता है ना। तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, ये ऐसे कर डॉट 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 ये बना दिया है। और ये जो पूरा का पूरा है ये इसका एक वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है ना। तो अगर अपन n बराबर 2 की बात करें, तो n बराबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली इस वेव को इस पूरे सर्कल में अगर हमें फिल करना है तो यहाँ पे कितने सारे हमें वेवलेंथ बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये एक वेवलेंथ और ये दो वेवलेंथ, तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स है ये कंप्लीटली इस सर्कल में बन चुका है। अगर आप n बराबर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने सारे वेव बनेंगे, तो कितने सारे यहाँ पे बनेंगे। तो ये देखो ये एक वेव, ये यहाँ पे दो वेव और यहाँ पे तीन वेव। वैसे आप n बराबर 4 करोगे तो ऐसे धीरे धीरे करके 4 बनेंगे, फिर 5 करोगे तो ऐसे 5 बनेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मान लिया, है ना, हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ स्टैंडिंग वेव मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अब इस टोटल सरकमफेरेंस कितना होगा, टोटल सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। तो इस कंडीशन में 2 पाई आर बराबर 2 लैम्डा होगा। n बराबर 3 में अगर आप देखोगे तो 2 पाई आर बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 लैम्डा होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 लैम्डा होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर कितना होगा 4 लैम्डा। अगर आप जनरल केस की बात करेंगे तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा n इंटू लैम्डा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक जनरल केस की बात कर रहे हैं तो वी विल से दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल्स टू n। अब लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h इंटू एम वी। तो एम वी को वहां लेके जाओ तो देखो एम वी आर बराबर आ गया n h अपॉन में 2 पाई विच इज द बोर क्वांटम मॉडल। तो अपन यहां से ये प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली थ्योरी, है ना, या फिर डी ब्रॉगली थ्योरी या फिर डी ब्रॉगली रिलेशन, रिलेशन ज्यादा बेटर टर्म है, डी ब्रॉगली रिलेशन इज इन कंप्लीट अग्रीमेंट विथ बोर्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर नीट में भी ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि यहाँ पे कितने वेवलेंथ्स हो सकते हैं, यहाँ पे कितने वेवलेंथ्स होते हैं, ये डायग्राम, ये या ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को अपन क्या मानते हैं जब
अपन ये डी ब्रॉगली रिलेशन से क्वांटम थ्योरी में जाते हैं, बोर क्वांटम मॉडल में जाते हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को स्टैंडिंग वेव की तरह हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। यहाँ पे स्टैंडिंग भी हमने वेव थ्योरी में पढ़ी है कि स्टैंडिंग वेव भी कोई भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है ना, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, एक ही जगह पर रुकी हुई है। जैसे स्ट्रिंग्स में अगर आप गिटार बजाओगे तो एनर्जी ट्रांसफर वहां पे नहीं हो रहा है, वहां पे जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरी थी हमारी वेव नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस लाइक वी डिड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।